अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूं अपने उर्दू नॉवल रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं निम्रा अहमद का नॉवल पारस। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की एपिसोड ऑफ पारस। आज फिर सुबह में उन वादियों पे बारिश बरसी थी। पहाड़ियां नहा धोकर ताज़ा सब्ज निकल आई थीं। बल खाती सड़क अभी तक गीली थी, जिसपे पारस की स्याह चमकती कार दौड़ रही थी। वो कोहनी आराम रेस्ट पे टिकाए उंगली से अपनी बाली को छेड़ती किसी ख्याल में खोई बाहर देख रही थी। बंद शीशे से पहाड़, बादल, गहरी खाई सब साफ दिखाई देता था, मगर उसकी पुरकशिश उदास आंखें जैसे दूर कहीं कुछ तलाश कर रही थी। उनमें थकान थी, ठहराव था, राज थे, मगर खुशी नहीं थी। खुशी कहीं भी नहीं थी। जाने कब ये हुआ, कैसे हुआ कि उसकी आंख के किनारे से एक आंसू टूट कर गिरा। नमी चेहरे पे फिसलती गई तो बादल ने चौंक कर सामने देखा। ड्राइवर सामने देखते हुए खामोशी से ड्राइव कर रहा था। वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था या ना होने की अदाकारी कर रहा था। पारस ने पीछे रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला और उसे दो तहें लगाकर आंख का कोना पूछा। फिर जरा सा भीगा टिश्यू हथेली में दबा लिया। लम्हे भर को चहल थल के बाद वो दोबारा से कंपोज हो गई थी। ठंडी पुरसुकून पारस। फोन की घंटी ने माहौल में ताश पैदा किया। पारस ने बिना चौंके आराम से फोन उठाया और कान से लगाया। जी सुनिया। दूसरी जानब की सेक्रेटरी थी। मैम, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। दरअसल मिस्टर शुजा तार की कॉल आई थी। पारस के एसाब तन गए। वो जरा सी सीधी हुई, आंख के खुश किनारे को छुआ, फिर मुट्ठी में बंद टिश्यू को देखा, जैसे उस एक कतरे की बारिश की वजह वही हो जिसका जिक्र किया जा रहा था। क्या कह रहे थे वो? आपसे मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे थे। मैं आपका शेड्यूल चेक करने और उनको कोई भी स्लॉट देने से कबल आपसे पूछना चाहती थी कि आप कब उनसे मिलना चाहेंगी। पारस ने गहरी सांस अंदर को खींची, मुट्ठी जरा सी खोलकर अंदर मिचड़े टिश्यू को देखा और कुछ भी कहने से कबल वो उस टिश्यू को देखती रही, देखती रही, देखती रही, यहाँ तक कि तयशुदा टिश्यू एक तयशुदा कागज में तब्दील होता गया और आसपास की सारी तफसील भी मिटकर एक नई शनाख्त पहनती गई। अनबिट कहानियाँ, लाजवाल यादें। राफिया तेज तेज कदम उठाती सहन अबूर करके बरामदे के सरे पे आई, अपनी मुट्ठी में तयशुदा कागज को देखा और फिर जोर से आवाज लगाई। पारो, ताई, कोई है? दूसरी पुकार की नौबत नहीं आई और अंदर से वो सिल्वर बालियों वाली लड़की आती दिखाई दी, जिसके चेहरे पर अजीब सी फिक्रमंदी थी। क्या हुआ राफिया, इस वक्त? साथ ही बालियों वाली लड़की ने सैन में चिलचिलाती धूप को देखा। ये लो, तुम्हारा प्याम आया है। राफिया उसे देखकर नखबत से मुस्कुराई और तयशुदा कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। क्या? उलझन से पारस ने कागज थामा, मगर खोला नहीं। बस सवालिया निगाहों से राफिया का चेहरा तकने लगी, जिसपे अब एक तंजिया मुस्कुराहट उमड़ आई थी। अब ऐसे तो मत कहो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है। भाई को पाबंद तो किया ही था ना तुमने, तभी तो उसने तुम्हें खत लिखा। अब खुद देखो, क्या अच्छा लगता है कि एक ही लिफाफे में एक खत हम सबके लिए हो और एक सिर्फ तुम्हारे लिए। पारस ने उलझी निगाहों से कागज को देखा, फिर नफी में गर्दन हिलाई। ये मुझे नहीं पता उसने क्यों लिखा। शायद कोई ज़रूरी बात हो। मगर उसने अभी उसे नहीं खोला, जैसे समझने से कासिर हो कि उसे वो खोलना चाहिए या नहीं। आहो, बड़ी ज़रूरी बात है ना। अंदर से आती फिरोज़ा को देखकर वो मज़ीद बुलंद आवाज़ में बोलने लगी। भाई ने हमें तो ख़त नहीं लिखा, बस दो सतूर में खैरियत पूछ ली और लेकर तेरी बेटी को पूरे माशरती इल्म का पर्चा लिख दिया। तू भी तो सुनताई कि क्या लिखा है। पारस ने ताई और तेरी बेटी के अल्फाज पे चौंक कर पीछे देखा। कड़े तेवरों से घूरती फिरोज़ा को देखकर उसका रंग सफ़ेद पड़ता गया। वो कहता है तुझे याद कर रहा है और तेरे लिए ज़रूर वापस आएगा। और हाँ, ये भी कि तेरे लिए क्या भेजे। मैं कहती हूँ, भाई को गए दिन ही कितने हुए हैं और तूने फरमाइशें शुरू कर दी। राफिया कमर पे हाथ रखे गुस्से से बोल रही थी। पारस नफी में सर हिलाती कुछ कहना चाह रही थी, मगर अल्फाज हलक से ऊपर नहीं आ पाए। तो ये बता पारो, खतों किताबत का सिलसिला कब से चल रहा है? फिरोजा माई गुर्राई थी। नहीं अम्मी, मैंने उसे कोई खत नहीं लिखा। मुझे तो उसका एड्रेस भी नहीं पता। मतलब तुझे उसका एड्रेस जानना है ताकि तू ये बेहया की काम जारी रख सके। उसकी हम उम्र राफिया यूं चिल्ला रही थी जैसे वो शुजा की माँ हो। नहीं, मेरा ये मतलब। इधर दे।
फिरोज़ा माई ने खत खींचा, बहुत दफ़ा खोला और पढ़ा गया। खत उसने वापस राफे की तरफ उछाला। अपने शरीफ भाई से कह, आइंदा उसने खत लिखा तो उसकी शराबत का जनाजा निकाल दूंगी। अब दफ़ा हो इधर से। अपनी बेटी को क्यों नहीं रोकती जब भाई को उकसाकर। तेरी तो। फिरोज़ा माई ने पैर से जूती उतारी। राफिया झपाक से बाहर भागी। और तू, कान खोलकर सुन ले पारो। हाथ में पकड़ी जूती उसने पारो की कमर पे जड़ दी। वो जो पहले ही शल खड़ी थी लड़खड़ाकर आगे को गिरी और मुंह के बल कच्चे पके फर्श पे जा लगी। होंठ में तकलीफ का सवा होता एहसास और गीलापन, उसे सब कुछ महसूस हुआ था। आइंदा मेरे घर से खत किताबत की ना तो अच्छा नहीं होगा। पहले तो उस मरन जोगे से छत पे मिलती थी, अब वो दफान हो गए तो खत शुरू हो गए। आइंदा मैंने उसका कोई खत पकड़ा तो जान निकालूंगी तेरी। वो बकती झकती अंदर चली गई। पारस ने अपना चेहरा उठाया तो गालों पे मिट्टी लगी थी और होंठ से खून निकल रहा था। ज्यादा नहीं, बस एक कतरा लड़क कर थोड़ी सी टपका था। एक कतरे की ये बारिश। मैं उनको फ्राइडे की दोपहर का वक्त दे दूं मैम। पारस बेख्तियार चौंकी। फिर जैसे उसकी बात पर गौर किया, लब भिंच गए। पेशानी पर नागवार बल उभरा। सुनिया, मैं अगला पूरा हफ्ता मसरूफ हूँ, इसलिए इन्हें 2 हफ्ते बाद का वक्त दे दें। ओह, ओके मैम। हैरान असिस्टेंट ने हैरत छुपाकर ताबेदारी से फ़ोन बंद कर दिया। पारस सर झटक कर बाहर देखने लगी। टिश्यू उसकी मुट्ठी में यूं दबा था कि दिखाई न देता। अलबत्ता उसकी आंखों में अब सपाट सी सर्द मोहरी थी। ठंडा बेतासर सा एहसास, जैसे उसे एक कतरे की वो बारिश और उस तमाम तौहीन का सबब बनने वाला शख्स अभी तक याद था। किस जज्बे से याद था ये उसकी आंखों से पता नहीं चलता था। फैजान ने गर्दन उठाकर पथरीली सीढ़ियों को देखा। वो काफी ऊपर तक जाती थीं। उसने एक नज़र बाईं तरफ ऊंची होती सड़क पर डाली जिसके अख्ताम पर पारस का बंगला था, और दूसरी मुखालिफ सिमत डाली जहां चंद मिनट कबल पारस की गाड़ी गई थी। फैजान के चेहरे पर इत्मीनान था, हल्की सी मुस्कुराहट भी, जैसे वो मुतमईन था कि वो वापस नहीं आएगी। अब वो अपना काम कर सकता है। सर सब्ज और लहलहाती सी उतर रही थी। ठंडी हवा सरसराती हुई उसके कानों से टकरा रही थी। वह सब हवा पहाड़ दरख्त गवाह थे भाईजान की मौत के। मगर काश उन सबको इंसान की बोली समझ आती है, इंसान को उनकी। और ये हमें अपने साथ बीतने वाले तमाम वाकयात धोखे सब बता दिया करते। हर शय साफ साफ मालूम हो जाती। ना लोग झगड़ते, ना झूठ बोलते, ना अदालत में मुकदमे जीतने के लिए वकील हायर करते। कितना अमन सुकून होता जब कोई राज राज ना रहता। मगर शायद अल्लाह को इन पत्थर और पत्तों पे इंसान से ज्यादा भरोसा है। तभी उनकी गवाही को इस दुनिया में इंसान के सामने बयान करने और इंसान को इसका तोड़ मोड़कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके उसकी तौहीन करने से बचाने के लिए उसने उन्हें क़यामत के बड़े दिन तक मौखर कर दिया है कि जिस रोज़ दुनिया से राज ख़त्म हो गए वो क़यामत का पहला दिन होगा। वह कदम कदम सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊंचाई जैसे बढ़ती है, ऑक्सीजन कम होती जाती है। दिमाग ज़रा धीरे धीरे काम करता है। शायद इसीलिए किसी बुलंद मुकाम पर पहुंचकर बहुत से लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। मगर उसका दिमाग ठीक काम कर रहा था और उसे मालूम था कि उसे क्या करना है। सीढ़ियों के आखिर में लकड़ी का छोटा सा जंगले नुमा गेट था। उसने हाथ बढ़ाकर उसका कुंडा अंदर से खोला, फिर उसे धकेलकर पार्क में दाखिल हुआ। वह काफी वसी और सा पार्क था। दरख्त, फूल, बूटे, बेंच, हर कोना सजा था। वहां खड़े होकर उसने पलट कर देखा तो पारस का घर, बिलखुसूस टेरेस और टेरेस का फर्श तक साफ दिखाई दे रहा था। वह अब उसके घर से ऊंचे लेवल पर आ चुका था। कुछ देर बाद वह पार्क के केयर टेकर के साथ एक बेंच पर बैठा था। आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? 5 साल से सर। वो कहकर सवालिया नजरों से उसका चेहरा देखने लगा कि इस सवाल की वजह जान सके। मुझे कुछ मालूमात चाहिए, क्या आप दे सकेंगे? किस बारे में? पिछले दिसंबर में होने वाले एक हादसे के बारे में। वो संजीदगी से उसका चेहरा देख रहा था, जैसे केयर टेकर का एक एक तासुर स्कैन कर रहा हो। केयर टेकर के चेहरे पर उलझन उभरी। बहरहाल उसने सर इस बात में हिलाया। बताइए, कौन सा वाकया? दिसंबर में यहाँ सीढ़ियों से एक 40-50 बरस का आदमी गिरकर फौत हुआ था। शायद आपको याद हो। उसने हुड वाली जैकेट पहन रखी थी। उसके बाल। आप रिजवान हयात की बात कर रहे हैं? फैजान रुक गया, फिर एक गहरी सांस भरी। आप रिजवान हयात को जानते हैं? उन्हें कौन नहीं जानता। वो रॉयल होटल के मालिक थे और अपनी वफात से 2 माह पहले उससे सामने वाले घर में रिहाइश पजीर थे। साथ ही बंगले की तरफ इशारा किया। फायज ने सर हिला दिया। उन्होंने किसी नौजवान लड़की से शादी की थी जो उनकी होटल में काम करती थी। अक्सर वो दोनों इस पार्क में आया करते थे। क्या आपकी उनसे सलाम दुआ थी? बिल्कुल। वो बहुत मेहरबान आदमी थे। मैं ज़रा से उनके आगे पीछे फिरता और वो मुझे भारी टिप देकर जाया करते थे। हमेशा मुस्कुराकर मिलते। मुझसे पूछते कि यहाँ मुझे कोई मसला तो नहीं है।
कभी हो तो मैं उनको बताऊं। केयर टेकर दूर उफ़क़ को देखते हुए दुख से कह रहा था। और अगर मुझे कोई मसला होता तो मैं वाक़ई उनको बता भी देता। कुछ लोग इतने मेहरबान होते हैं कि उनको अपने मसाइल बताते हुए इंसान को ना शर्म आती है और ना ही गैरत। फैज़ान ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में उफ़क़ पे देखा, जहाँ ऊँची पहाड़ियों ने खुद को बादलों की शॉल में लपेट रखा था। नीला आसमान, सफ़ेद बादल, सब्ज़ पहाड़ियाँ, भूरी ज़मीन, कुदरत का बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन। उसकी निगाहें उस नज़ारे से हट ही नहीं रही थीं। बादल राज़दारों की तरह लगते थे, हवा से पतले मगर सारा मंज़र छुपाए हुए। उसने उनके पीछे देखना चाहा और यकायक जैसे नरम गालों में सुराख होने लगे। छोटी-छोटी खिड़कियों से पीछे एक और मंज़र झाँकने लगा। फैज़ी ने उस मंज़र को पकड़ने की सेई की, हाथ नहीं बढ़ाया, निगाह बढ़ाई, दूर, बहुत दूर। वो लंबा टीनेज लड़का कभी दाएँ, कभी बाएँ भागता, रैकेट से शटलकॉक दूसरी जानब भेज रहा था। दूसरा खिलाड़ी उसे मुस्तैदी से उसे वापस करता। टक, टक, शटलकॉक के रैकेट की जाली से टकराकर हवा में गौता खाने की आवाज़ और टीनेज लड़के के तेज़ तनफ़्फ़ुस की आहट। बीसियों लोगों के मजमा के बावजूद बैडमिंटन कोर्ट में छाए पिन ड्रॉप साइलेंस को तोड़ रही थी। मैच आखिरी और संगीन मरहले में दाखिल हो चुका था। हर पॉइंट पे तालियां बजतीं, शोर उठता, फिर खामोशी छा जाती। रैकेट झुलाकर, चिड़ी को मारकर टीनेज लड़के ने फखरी अंदाज में फ्रंट रो की तरफ देखा, जहां रिजवान हयात बैठे थे। और उसे देखता पाकर वो धीरे से मुस्कुराए और हाथ सर से ऊपर उठाकर ताली बजाई। साथ बैठे तनवीर साहब ने भी मुस्कुराते हुए उस अमल की तकलीद की। फैजी मुस्तरद आमेज सा खेल की तरफ मुतवज्जे हो गया। मुकाबला करने की हिम्मत और जीत का जज्बा इंसान को स्किल से नहीं, लोगों की मोरल सपोर्ट से मिला करता है। यकीन और मुकम्मल यकीन इंसान को हारने नहीं देता, दे ही नहीं सकता। फैज़ी भी नहीं हारा। वो जीत कर ही पहली कितार की कुर्सियों की जानिब आया। पसीने में तरबतर, माथे से बैंड उतारता, रैकेट रखकर वो मुस्कुराता भाई जी से गले मिला जो उसके लिए खड़े हो गए थे। लहदा होकर उन्होंने उसका शाना थपथपाया। बहुत शानदार, मुझे तुम पर फ़ख्र है। फैज़ी ने बिना आस्तीन के स्पोर्ट्स शर्ट पहन रखी थी। उसे अपने पसीने में भीगे शाने को थपकता भाई जी का हाथ बहुत गर्म लगा था। खैर, ये इस वक्त अहम नहीं था। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। ये कैसे हो सकता था? तुम्हारे मैच में ना आता तो खुद को माफ ना कर पाता। वो मेहरबान अंदाज में मुस्कुराए। लड़के ने मस्नूई खफगी से भवें उचकाई। सिर्फ मैच? नहीं, सिर्फ मैच नहीं। हैप्पी बर्थडे। वो फिर से मुस्कुराए। उन्हें याद था, मगर उनकी मुस्कुराहट में नकाहत थी। खैर, ये भी इस वक्त अहम नहीं था। थैंक यू। फिर क्या दे रहे हैं आप मुझे बर्थडे पर? उसके बेपरवाह असलियत भरे अंदाज पे तनवीर साहब ने लब काटा और नफ़ी में अफसोस से सर हिलाया मगर कुछ कह न सके। रिजवान ने मुस्कुराकर शाने उचकाए। जो तुम चाहो। तो फिर मुझे मेरी अपनी ब्रांड न्यू कार चाहिए। 18वीं सालगिरह पे मेरा ये हक बनता है। श्योर, अभी चलो। वो तैयार थे। रिजवान भाई, आप ज़रा आराम कर लेते। कराची मीटिंग अटेंड करके सीधा एयरपोर्ट से इधर आ गए हैं। अगर थोड़ा सा। तनवीर साहब ने मुतफक्कर लहजे में कहना चाहा मगर लड़के ने बिगड़े तेवरों के साथ उन्हें देखा। तनवीर भाई, मेरा बर्थडे ख़राब मत करें। मुझे कार लेनी है तो अभी लेनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलते हैं। मेरे बेटे की 18वीं सालगिरह है और 18वीं सालगिरह हर रोज़ नहीं आती। उन्होंने फ़ख्र से कहते हुए उसका शाना फिर से थपका। हाथ गर्म था, मगर ये अहम नहीं था। तनवीर साहब मुतफक्कर से उनको देखते खामोश हो गए मगर जैसे गैर मुतमईन हो। ज़्यादा देर नहीं गुजरी। जब वो कार्स के शोरूम में खड़े थे, वो लड़का हर एक कार को आगे पीछे से देखता, उसमें बैठता, कोई पसंद आती, किसी पे महज मुंह बना देता। तनवीर साहब हाथ बांधे हुए रिजवान के पीछे खड़े थे। रिजवान नकाहा से मुस्कुराते हुए लड़के को तनकीदी अंदाज से हर शय का जायजा लेते देख रहे थे। मुझे ये सुर्ख स्पोर्ट्स कार पसंद है। बिला आखिर कार के पास रुककर वो एकदम से बोला। डीलर ने माजरत ख्वाहाना निगाहों से उसे देखा। सॉरी सर, ये बुक हो चुकी है। इसको आधे घंटे तक शिप करना है। मगर मुझे यही चाहिए। लड़के के माथे में बरहमी से बल पड़े। जी सर, हम आपको जुमे तक ये कार मंगवा देंगे। सेम कलर, सेम मॉडल। सेम नहीं, मुझे यही चाहिए। आप उन्हें मंगवा देना। वो बेजारी से बोला। रिजवान की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। वो जैसे फिक्रमंद हो गए। कहीं और से पता कर लेते हैं फैजी, या फिर जुमे तक इंतज़ार। मुझे नहीं करना इंतज़ार। मेरा बर्थडे आज है, जुमे को नहीं। लड़का मुश्तिल हो रहा था। रिजवान के चेहरे पर अफसोस उभरा। अच्छा ठीक है, कहीं और से। आपको समझ नहीं आता, कहीं और से नहीं देखना मैंने। मुझे आज बस यही कार चाहिए। हम आपको डबल पेमेंट कर देंगे। डबल पेमेंट के अल्फाज पे तनवीर साहब ने बेख्तियार थूक निकला।
सर, बात पेमेंट की नहीं, कमिटमेंट की है, वर्क एथिक्स की है। सहगल साहब के लड़के की कार है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें। डीलर बेचारा परेशान हो गया था। वो वो ठीक कह रहा है फैज़ी। बात अखलाकियात की है, उनकी मजबूरी है। आओ हम कहीं और से देख लेते हैं। माय फुट! लड़के का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ चुका था। आप मुझे कार लेकर देना ही नहीं चाहते। आपको मेरा एहसास ही नहीं है। इतना भी नहीं सोचा कि आज मेरा बर्थडे है, आज तो मुझे कुछ ले दें, मगर पता नहीं आप किसके लिए अपनी दौलत सँभाल रहे हैं। यू नो व्हाट भाई जी, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। ना कार, ना आपकी मेरी बर्थडे पार्टी में शमूलियत। और कहकर तेज़ी से बाहर निकल गया। रिज़वान बस खड़े रह गए। उस दरवाज़े को देखते रह गए जिससे वो बाहर निकला था। अपनी साँसों की आवाज़ें गिनते रह गए। उनके चेहरे पे तकलीफ़ थी, दर्द था, एक ना ख़त्म होने वाला कर्ब मुसलसल था मगर ये अहम न था। तनवीर साहब ने बस लम्हे भर को ये देखा और फैज़ी के पीछे लपके। वो कार के करीब था जब तनवीर साहब ने उसको जा लिया। फैज़ी, तुम्हारे भाई जी बीमार हैं। लड़का रुका, दरवाज़ा खोलता लड़का रुका और मुड़कर उनको देखा। क्या हुआ है उन्हें? उनको कल से बुखार है और बुखार तो ठीक हो जाता है, मुझे भी परसों था। लड़के ने शाने उचकाए। तुम 18 साल के हो, वो 40 के हैं। वो 2 दिन से मुसलसल काम कर रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी सालगिरह के लिए उन्होंने 2 अहम तरीन मीटिंग्स कैंसिल की। उन्होंने आराम भी नहीं किया और सीधे यहाँ आ गए। और आप उनके एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय ही रहें। मुझे पता है अच्छी तरह कि मुझे उनसे कैसे डील करना है। बादलों की खिड़कियां बंद होने लगीं, मंजर छुपने लगा, राजों में पहरे लगने लगे। उस रात में यही था जब ये हादसा हुआ, केयर टेकर कह रहा था। फैजी चौंका और फिर तवज्जो से सुनने लगा। उस रात बर्फबारी हुई थी। पिछली रात भी बर्फ पड़ी थी, जिससे हर जगह सफ़ेद थी। सीढ़ियाँ भी बर्फ से अटी थीं। मैं अंदर था जब वो लोग आए थे, रिजवान साहब और उनकी बीवी। वो इधर सर्दी में काफ़ी देर तक टहलते रहे। पार्क सुनसान था। इतनी सर्दी थी कि कुल्फी जम जाए। मैं सिर्फ उनकी वजह से बाहर आकर बैठ गया। फैज़ान अब माजी की यादों से निकलकर पूरी यकसोई से सुन रहा था। केयर टेकर यूं बता रहा था जैसे उसके सामने फिल्म सी चल रही हो। वो दोनों ये इस जगह टहलते रहे। उसने हाथ से इशारा किया। काफ़ी देर रिजवान साहब खामोश थे। उनकी बीवी बोल रही थी। मैं दूर था। मुझे समझ नहीं आई मगर वो बहुत तेज़ तेज़ बोले जा रहे थे, जैसे इंसान गुस्से में भड़ास निकालता है। वो काफ़ी 100 बरसी लड़की है। ऐसे अमूमन बोलती नहीं है, मगर तब बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। फिर रिजवान साहब तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो उनके पीछे लपकी। अब कि वो ऊंचा बोली तो मुझे सुनाई दिया कि वो उनको जाने से रोक रही थी, मगर वो सुने बगैर सीढ़ियाँ उतरने लगे और तभी उनकी हल्की सी कराह सुनाई दी और वो फिसले। तब बारिश कहाँ थी? फैजान ने तेजी से पूछा। वो यहाँ खड़ी थी। केयर टेकर ने सीढ़ियों के आगाज से जरा फासले पे एक जगह इशारा किया। क्या ये हो सकता है कि रिजवान साहब को किसी ने धक्का दिया हो? नहीं, वो मेरे सामने गिरे थे। दूसरी या तीसरी सीढ़ी से गिरे थे। वो हादसा था, एक बुरा हादसा। उनके जनाजे पर भी मैं गया था। बेगम साहिबा से भी मिला। अब आप बताएं, आप इन्हें सवाल क्यों कर रहे हैं? फैजी उसके सवाल पर थकान से मुस्कुराया। मैं उनका एक ज़माने में दोस्त रह चुका हूँ। सिर्फ मुतजस्सिस था उनकी मौत के बारे में। आई होप आप मेरी फीलिंग्स समझ सकेंगे। साथ ही वो उठ खड़ा हुआ। केयर टेकर ने उसे हाथ मिलाया। फैजान मुड़ गया। केयर टेकर उसे देखता रहा। वो सीढ़ियों की तरफ गया और धीरे धीरे सीने उतरने लगा। तीसरे जीने पर रुककर उसने पलटकर केयर टेकर को देखा। उसने इस बात में सर हिलाया। फैजी समझ कर पलटा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। केयर टेकर उसे देखता रहा, यहाँ तक कि वो निगाहों से गायब हो गया। फिर वो अंदर चला आया। अपने छोटे से केबन नुमा ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर मिलाया। दूसरी जानब घंटी जा रही थी। वो मुस्तरब सा इंतज़ार करने लगा। 5वीं घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। बोलो। एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जैसा कि आपने कहा था सर, एक नौजवान भी आया था और मुझसे रिजवान हयात की मौत के बारे में सवाल कर रहा था। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था कि मुझे कहना है। गुड। और जो मैंने कहा था कि नहीं कहना, वो मैंने नहीं कहा। केयर टेकर की आवाज़ में फ़ख्र दर आया। वेरी गुड। मैं दोपहर से पहले तक तुम्हारी रकम ट्रांसफ़र कर दूंगा। अब मुझे मज़ीद इस नंबर पर फ़ोन मत करना। जी सर। उसने बखुशी कहकर फ़ोन बंद कर दिया। केयर टेकर वाकई बहुत खुश और मुतमईन था। क्या आपने सब समझ लिया? फारिस कुर्सी से उठकर पर्स उठाते हुए बोली थी। फारिस ने सर हिलाते हुए मेज़ से अपने कागजात समेटे। मैं तमाम ईमेल्स कर दूंगा। इस महीने की रिपोर्ट जिसका जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो सुबह आपकी मेज़ पर रख दूंगा। आप पढ़कर मुझे बता दीजिएगा। उसने अपने बिखरे कागज बारी बारी फाइल में लगाने शुरू किए।
पारस जल्दी जल्दी अपनी चीजें उठा रही थी। मोबाइल, बैग, कार्ड्स, फाइल्स के हाथ इतनी सुस्त रवि से चल रहे थे। ओके, सुबह मुलाकात होती है फिर। पारस ने पर्स कोहनी से लटकाया, कंधों से स्याह शॉल ठीक की और फोल्डर्स उठाए ऑफिस के ग्लास डोर की तरफ बढ़ी। फाइल्स ने खामोश नज़र उस पर डाली और सुस्त रवि से अपनी फाइल बैग में डालने लगी। पारस ने दरवाज़ा खोला। बाहर निकलने से कबल एक दफ़ा मुड़कर देखा। फाइल्स बैग की जिप बंद कर रहा था। जिप फंस गई थी, जिसे वो ज़रा एहतियात से दोबारा पीछे करके चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पारस बाहर चली गई। उसके निकलते ही फायज ने जिप तेजी से बंद की, मगर तब तक नहीं हिला जब तक पारस कॉरिडोर में दूर गायब होती ना दिखाई दी। जैसे ही वो आगे मुड़ी, फायज तेजी से मेज के पीछे आया। उसका हाथ बिला इरादा साइड टेबल से टकराया। रिजवान हयात की तस्वीर का फ्रेम सर के बल गिरा, मगर वो बिना रुके पंजों के बल जमीन पर बैठा और मेज की दराजें बारी बारी खोलना चाहीं। तीनों दराजें लॉक्ड थीं। उसने गर्दन ऊंची करके मेज के पार देखा। शीशे के दरवाजे के आगे कॉरिडोर खाली था। वो दोबारा दराज खोलने की कोशिश करने लगा। वो मुकम्मल तौर पर बंद थी। उसने जेब से एक पिन निकाली और दो उंगलियों में मखसूस महारत से पकड़कर ऊपर वाली दराज के की होल में डाली। अब वो कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज पिन को हिलाता। वो जैसे मुकम्मल तकनीक के मुताबिक उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। पारस ने लिफ्ट में कदम रखा तो ऑपरेटर सीधा खड़ा हो गया और माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया। ग्राउंड फ्लोर, कहकर वो संजीदा चेहरे के साथ दीवार से लगी खड़ी हो गई। ऑपरेटर ने जी का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। फायज ने लॉ का आखिरी चक्कर मुकम्मल किया और दराज खींची। वो बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। उसने अंदर मौजूद तमाम फाइल्स बाहर निकाली और मेज पर रखी। फिर गर्दन ऊंची करके देखा। कॉरिडोर खाली था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ गामजन थी। पारस उसकी चमकती सिल्वर लोहे की दीवारों में अपना अक्स देखती खामोशी से खड़ी थी। लिफ्ट ने जमीन को छुआ और दरवाज़ा हिस की आवाज़ के साथ खुले। ऑपरेटर मुअद्दब सा सर झुकाए एक तरफ को हुआ। पारस बाहर निकली। फाइल से दराज पूरी तरह बाहर निकाल ली, यूं कि निचली दराज के अंदर मौजूद कागज भी नजर आने लगे। उसने हाथ उस खला में डालकर वो सब कागज भी निकाले और मेज पर रखे। अब वो उठ खड़ा हुआ और जेब से डिजिटल कैमरा निकाला। उसका मैक्रो शूटिंग मोड ऑन किया और फाइल के सफ़े पलटाता तस्वीरें बनाने लगा। पारस तेज कदमों से चलती होटल से बाहर निकली। रविश अबूर करके वो गेट के अंदर खड़ी स्याह कार तक आई। ड्राइवर ने तेजी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। अंदर बैठते हुए पारस ने गिरेबान पे हाथ लगाया कि ऐनक उतार कर आंखों पे। वो रुक गई। उसके ग्लासेस गिरेबान पे नहीं अटके थे। पारस ने हाथ से गर्दन को छुआ, उलझ कर सोचा, फिर पलट कर ऊपर देखा। 1 मिनट खान, मैं कुछ भूल गई हूँ। मैं ले आऊँ मैडम? नहीं, मैं खुद जाती हूँ। वह तेजी से वापस पलटी। क्लिक 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 की आवाज़ के साथ वो धड़ाधड़ तस्वीरें बना रहा था। 2 फाइल्स हो चुकी थीं, 3 अभी बाकी थीं। वो अब कॉरिडोर को भी नहीं देख रहा था, बस तस्वीर बनाने में मसरूफ़ था। पारस कॉरिडोर में चलती लिफ्ट तक आई। उसी पल उसने 4 अफराद को लिफ्ट में खड़ा देखा और उसी पल लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए। बाहर सुर्ख हरूफ में लिफ्ट के ऊपर जाने का इशारा नजर आ रहा था। ओह! उसने बेबसी से बंद लिफ्ट को देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। फाइज ने चौथी फाइल अब शुरू की थी। उसके चेहरे पर पसीना था। दिल धड़क रहा था, मगर वो तेज रफ्तारी से सारा काम अंजाम दे रहा था। फाइज सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। एक फ्लोर, दूसरा, तीसरा। फाइज ने आखिरी फाइल के अख्ताम सफ़े ख़त्म किए, सारी फाइल्स को तरतीब दी और दराज में डाला। निचली वाली फाइल्स को पहले डाला, फिर ऊपर वाली दराज वापस और उसकी जगह में घुसाई, और ये करते हुए वो झुका ही था कि कनखियों से उसे दरवाजे के पार कॉरिडोर में स्याह रंग की झलक दिखाई दी थी। वो दराज बंद करके उठा नहीं, झुके झुके मेज़ की दूसरी जानिब गया और रिजवान हयात की तस्वीर उठाते हुए सीधा हुआ। उसे नज़र आ रहा था कि पारस दरवाज़ा खोलकर अंदर आ रही है, मगर उसकी तरफ देखने के बजाय बज़ाहिर बेखबर से फायज़ ने तस्वीर सीधी की, टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाला, उसकी सतह साफ की और उसे उसकी जगह पर सेट करके रखा। आप गए नहीं? पारस की हैरान सी आवाज़ पे वो चौंका, पलटा, फिर मुस्कुराया। जी मैडम, मैं जा रहा था, मगर कॉरिडोर से देखा कि ये तस्वीर जगह पर नहीं थी। करीब आया तो देखा ये ज़मीन पर गिरी पड़ी है। मुझे अच्छा नहीं लगा। आपके बगैर आपके ऑफिस में दाखिल होना अच्छी हरकत नहीं है, मगर मुझे आपकी डांट मंजूर है। इस तस्वीर की बेहुरमती नहीं। एक अरसा से उस शख्स की दी हुई तनख्वाह से मेरे घर का चूल्हा जला है। मैं एहसान फरामोश नहीं हो सकता। उसने उदास मुस्कुराहट के साथ कहते हुए पारस को देखा। वो जैसे उसे देखकर चौंकी थी, मगर वजाहत सुनकर उसके तने असाब ढीले पड़ गए। उसे समझकर सर हिला दिया। फारिस अपना बैग संभालता बाहर निकल गया। पारस कदम कदम चलती उस तस्वीर तक आई। उसके गिलासेस साथ रखे थे, मगर उसने उन्हें नहीं देखा। बस तस्वीर उठाई, दोनों हाथों में फ्रेम पकड़े, उसे चेहरे के करीब किए देखने लगी। फ्रेम के चमकते शीशे में उसका अक्स नजर आ रहा था। मुस्कुराते हुए रिजवान हयात के चेहरे पर मध्यम से उसका चेहरा।
और उन दोनों चेहरों के दरमियान एक तीसरा अक्स उभरने लगा। सुनहरी झिलमिलाहट, नीले पानी पर चमकती झिलमिलाहट, अक्स दर अक्स। स्विमिंग पूल का नीला पानी सुनहरी धूप में चमक रहा था। दूर से पता नहीं चलता था कि पानी जमा हुआ है या पिघला हुआ। शायद बर्फ के टुकड़े अंदर तैर रहे थे। होटल के ब्लॉक्स की छतें, गुजरगाहों के अतराफ, लॉन की घास, गर्ज हर जगह बर्फ की तह थी। धूप 4 दिन बाद निकली थी। कुछ मेहमान पूल के गिर्द आरामदेह कुर्सियों पर बैठे थे, कुछ सर्दी में गर्मी का मजा चखते टहल रहे थे। ऐसे में एक सादा शलवार कमीज पहने और ढीला जूड़ा बनाए सिल्वर बालियों वाली लड़की अपना बैग उठाए अंदर से बाहर आती दिखाई दी। उसकी चाल धीमी और चेहरे पर थकान थी, जैसे सारी रात की जागी हुई अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही हो। वो इमारत के साथ साथ चलती जा रही थी जब एकदम रुकी। स्विमिंग पूल की एक तरफ कुर्सी पर जैकेट और ट्राउजर जैसे आरामदेह हुलिया में मलबूस रिजवान हयात अखबार पढ़ रहे थे। उनकी दाएं तरफ छोटी मेज पे जूस का गिलास रखा था। काफी फासले पे एक वेटर बज़ाहिर गमले ठीक करता उनकी तरफ मुतवज्जह था कि कब वो इशारा करें और वो हाजिर हो। पारस चंद लम्हे रखकर देखती रही, फिर झुके सर के साथ चलती उन तक आई। सर। उसकी आवाज़ धीमी थी। रिजवान ने ऐनक के ऊपर से उसे देखा, फिर हाथ से करीबी कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो बैठी, मगर ऐसे कि आगे होकर किनारे पर टिकी थी। आपने पैसे भिजवाए थे सर। वह उन्हें देखते हुए कह रही थी, मगर उन उठी निगाहों में भी झुकी नजरों जितनी निदामत थी। मिल गए थे। वो अखबार पढ़ते रहे। कलमों के सफ़ेद बाल, आंखों का धीमा तासुर। वो मामूली नक्कुश के हामिल थे, मगर फिर भी ग्रेसफुल थे। बहुत ग्रेसफुल। जी। पारस ने हिम्मत मुश्तमिल की। आपने वो क्यों भिजवाए थे सर? क्योंकि आपको ज़रूरत थी। साथ ही उन्होंने सफ़ा पलटा। सर, मुझे मुझे कहने दीजिए कि मेरी वालदा ने आपसे झूठ बोला था। शकील कर्ज की रकम अरसा हुआ अदा कर चुका है। ना गुंडे थे, ना ही उन्होंने उसे जख्मी किया। ये रकम वो बस कारोबार में लगा देगा या उड़ा देगा, और मैं पता नहीं कितने साल ये कर्ज अपने खून से उतारती रहूंगी। मुझसे छोटे मेरे 2 बहन भाई हैं, सवेरा और फैजान। वो रुंधी हुई आवाज़ में इतराफ़ और इंकशाफ कर ही रही थी कि रिजवान हयात किसी खबर को बहुत दिमाग से पढ़ते हुए बोले। पारस रुक गई। लम्हे भर को उसे लगा कि उन्होंने ये फिक्र अखबार से पढ़कर सुनाया है। अगर आप उन दोनों से रिजवान हयात के बारे में पूछेंगी तो वो कहेंगे, हमारे भाई जी एक मेहरबान दिल, नरम दिल, सच्चे, जल्द एतबार करने वाले एक अहमक आदमी हैं। वो दुरुस्त हैं। मैं मेहरबान भी हूँ, नरम दिल, सच्चा, जल्द एतबार करने वाला भी हूँ, मगर उन्होंने अखबार लपेटकर पारस को देखा और ज़रा सा मुस्कुराए। मगर मैं अहमक नहीं हूँ, ना ही कभी था। पारस बस उन्हें देखती रही, चुप, उलझी हुई सी। मैं किसी को 5,000 देने से पहले भी तहकीक कराता हूँ, फिर चाहे 5 लाख हों या 5 करोड़। मैं किसी की ज़बान पे एतबार करके नहीं थमा देता। क्या लगता है आपको, आपके मेरे ऑफिस से निकलते ही मैंने आपके सारे ख़ानदान को, सौतेली माँ, सौतेले भाई, बल्कि सौतेली माँ के बेटे को, उसका जेल रिकॉर्ड, गैर कानूनी दुबई जाना, सब नहीं खंगाला होगा? मैं सब जानता हूँ मिस। वो मुस्कुरा रहे थे, फातिहाना नहीं, नरमी से, सादगी से। तो फिर आपने क्यों दी हमें वो रकम? आपको ज़रूरत थी। वो ज़रूरत नहीं, लग्ज़री थी। और इस कर्ज़ को मैं लंबे अरसे बाद उतार सकूँगी। हर माह तनख्वाह से एक भारी कटौती, फिर लामहदूद मुद्दत के लिए यहाँ काम करना बाउंड होकर मैं तो सेविंग भी नहीं कर पाऊँगी सर। और यही सब कुछ आपकी वालदा को भी मालूम होना चाहिए। उन्होंने जूस का ग्लास उठाया, सिप लेकर वापस रखा। ठंडा जूस, ठंडा मौसम, पूल का ठंडा पानी। क्या मतलब सर? मैंने वो कर्ज़ आपको ज़ाती तौर पर दिया है, होटल की तरफ से नहीं। आपकी तनख्वाह से वो अदा नहीं होगा। 10 साल बाद आप मुझे यकमुश्त अदायगी करेंगी, मगर तब तक आप अपनी वालदा को ये तासर दे सकती हैं कि अदायगी आपकी तनख्वाह से हो रही है। यूँ आप अपनी ज़ाती सेविंग भी कर सकेंगी और आपको मज़ीद किसी जगह से कर्ज लेने पर मजबूर नहीं कर सकेंगी। पारस, अगर मैं वो कर्ज न देता तो वो आपको कहीं और ले जाती। तब आप क्या करती? वो खामोश हो गई। सब समझ आ गया था, सिवाय एक बात के। मगर आप मेरे ऊपर ये एहसान क्यों कर रहे हैं? रिजवान हयात ने अबरू इचकाकर साइड टेबल पर अखबार के साथ रखा, फिर संजीदगी से उसे देखा। उस रोज़ लॉबी में आपने कहा था कि लोग हमें इस्तेमाल करते हैं और हम अपना दिल भी तो धो लेते हैं। मुझे आपकी वो बात अच्छी लगी। मैं खुद को इससे रिलेट कर सकता हूँ। नेवर। उसने बेयकीनी से नफ़ी में गर्दन हिलाई। आपको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, कभी नहीं। वह हैरानी से हंसे। बिलाशुबा वो हंसते हुए अच्छे लगते थे।
मैं तो हर रोज़ एक्सप्लॉइट होता हूँ। मैं इसमें बेयकीनी वाली कौन-सी बात है? मगर फिर आप मुझे एक्सप्लॉइट होने से क्यों बचाना चाहते हैं? उसे दुःख हुआ या गुस्सा चढ़ा, वो फैसला नहीं कर सकी। मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ार चुका हूँ, आपको भी गुज़ारनी है। मेरा ख़्याल है सर, इंसान तब तक अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार चुका होता जब तक कि उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई जा रही हो। मेरी ज़िंदगी भी इतनी ही बड़ी है जितनी कि आपकी। पारस ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मुस्कुराकर समझने वाले अंदाज़ में सर हिला रहे थे, बोले कुछ नहीं। मगर मैं नहीं मान सकती कि आप जैसे ज़हीन और मज़बूत आदमी को कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। हम जितने मज़बूत हो जाएँ पारस, रिश्ते हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होते हैं। हम ना उनसे भाग सकते हैं, ना भागना चाहते हैं। मैं खुद को उन्हें एक्सप्लॉइट करने देता हूँ, ये देखने के लिए कि मेरी आखिरी हद क्या है, ये देखने के लिए भी कि उनकी आखिरी हद क्या है। वो बस उन्हें देख कर रह गई। सारे अल्फाज जैसे खो गए थे। उस आदमी में एक अजीब अजीब वक़ार और तमकीनत थी, सहर था। और 10 साल बाद अदायगी सर, मुझे तो इस बात का कोई चांस नहीं लगता कि 10 साल बाद हम एक-दूसरे को ढूँढ भी पाएँगे। एंड दैट्स द होल आइडिया। वो मुस्कुराकर कहते हुए उठ खड़े हुए। पारस ने बुरी तरह चौंक कर उन्हें देखा। यानी वो कर्ज वापस लेना चाहते ही नहीं थे। वो उनको पुकारना चाहती थी मगर नहीं पुकार सकी। रिजवान हयात जैकेट की जेबों में हाथ डाले पूल के साथ साथ चलते दूर जा रहे थे। वो बस उन्हें देखती रही। पूल का पानी सुनहरी रोशनी में चमकता रहा, जैसे नीले पत्थर पे सोने की पानी की तह चढ़ा दी गई हो, जैसे आसमान का अक्स नीले आईने में सुनहरी दिख रहा हो। पारस ने सर झटककर फ्रेम वापस रखा, फिर आगे आकर अपने ग्लासेस उठाए और चंद कदम दरवाजे की जाने बढ़ी बड़ी ही थी कि रुक गई। यूं जैसे आंख के किनारे से उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसे खटका हो। वो उल्टे कदम वापस आई और मेज के दराजों के पास रुकी। ऊपर तले की 3 दराजें बंद पड़ी थीं। अलबत्ता पहली दराज की दर से कागज का टुकड़ा झांक रहा था, जैसे फाइल अंदर डालते हुए उसका किनारा फंस गया हो। पारस ने दराज बाहर को खींची, वो खुल गई। ऊपर वाली फाइल उसने ठीक से अंदर की और दराज वापस बंद की। फिर निचली दराजें देखी, वो लॉक्ड थीं। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई, आंखों में तशवीश उतर आई। मैंने खुद ये दराज लॉक की थी, ये किसने खोली? वो खुद से बड़बड़ाई। फिर बेख्तियार सर उठाकर कॉरिडोर को देखा। वो खाली था। वाइस कब का जा चुका था। फारिस ने तेजी से रिसीवर उठाया, एक नंबर मिलाया, फिर ऑपरेटर से किसी ख्वाजा तारिक साहब से बात करने की दरख्वास्त की। करीबन 5 मिनट बाद वो उनसे हम कलाम थी। ख्वाजा साहब, मैं मिसेस पारस रिजवान हयात बात कर रही हूँ। जी मिसेस पारस, कैसी हैं आप? कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे ज़रा फ़ायज़ असद के बारे में मालूमात लेनी थी। वो पहले आपकी यानी लाहौर वाली ब्रांच में काम करता था। आप मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। वो बात करते हुए मुस्तरिब सी बाली पे उँगली फेर रही थी। जी पूछें, क्या आप उनसे वाकिफ़ हैं? किस किस्म के इंसान हैं फ़ायज़ साहब? जी, मैं उन्हें जानता हूँ। मेरे अंडर काम करते थे। बहुत शरीफ़ और दयानतदार हैं, मेहनती भी बहुत हैं। उनके घर में उनके अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। उनकी बहनें। वो चंद मिनट तक सुनती रही। उसके चेहरे पर इत्मीनान उतरने लगा। फिर भी पेशानी का एक बल वहीं था। कुछ था जो उसे खटक रहा था। आपको लगता है कि फ़ाइज़ साहब अपने पुराने बॉस के लिए अपने नए बॉस की जासूसी करने के लिए अहल हैं? उसने फैज़ान और पारिस को कोड वर्ड्स में कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं। और मैं यकीन कर लूँ ख्वाजा साहब कि जो आप कह रहे हैं वो अपने मुकम्मल ईमान के साथ कह रहे हैं और ये सब आपको फैज़ान साहब ने कहने को नहीं कहा। ख्वाजा साहब बुरी तरह चौंके और गड़बड़ाए, मगर अपनी आवाज़ को उन्होंने हमवार रखा। रिज़वान साहब मुझ पे एतबार करते थे, आप भी कर सकती हैं। इस बात पर पारस की पेशानी का आखिरी बल भी गायब हो गया। वो एकदम शांत सी हो गई। उसने समझकर सर हिलाया। फ़ोन बंद करके उसने दराज को देखा और फिर अपनी चाबी निकालकर उसे लॉक किया। मैं भी पैरानॉइड होती जा रही हूँ। खुद लॉक करना भूलकर दूसरों पर शक करने लगी हूँ। खुद को खफा अंदाज में मुखातिब करके वो उठ खड़ी हुई। कमरे में मध्यम रोशनी थी। लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी जो फैजान के चेहरे को चमका रही थी। वो तवज्जो और ध्यान से स्क्रीन पर कुछ पढ़ रहा था। वक्फे वक्फे से सरे लाता जैसे समझ आ रही हो। फिर उसे चंद बटन दबाए और प्रिंटर से आवाज़ आई। जू जू की आवाज़ के साथ चंद कागज़ प्रिंट होकर निकले। उसने यके बाद दीगरे उनको फिर से पढ़ा और एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। उसने फ़ोन उठाया और एक नंबर मिलाया। सवेरा आपा, आप ठीक थी। तनवीर भाई कहीं न कहीं मुलविस हैं। वो उन कागजात को पढ़ता कह रहा था। क्या मतलब? और तुम्हें कैसे पता? वो जैसे उठकर बैठ गई। रिजवान भाई की मौत से अगली दोपहर पारस ने अपने और भाई जी के मुश्तरका अकाउंट से एक भारी रकम निकलवाई और उसी दिन वो रकम तनवीर भाई के अकाउंट में मुंतकिल की गई। मैंने उस अकाउंट नंबर को चेक किया है जिसके नाम की डिपॉजिट स्लिप मुझे मिली है।
ये तनवीर भाई का अकाउंट नंबर है। ओह! मगर तुम्हें डिपॉज़िट स्लिप कहाँ से मिली? पारस के साथ काम करता हूँ और उसकी चीज़ों तक रसाई इतनी मुश्किल भी नहीं है। वो फिर से लैपटॉप पे कुछ बटन दबा रहा था। प्रिंटर आवाज़ देने लगा। मगर उसने तनवीर को पैसे क्यों दिए? या तो वो शुरू से उस खेल का हिस्सा होंगे या बाद में उन्हें कुछ खबर हो गई होगी और ज़बान बंदी की रकम उनको दी गई होगी। मगर फैज़ी, फिर क्या पारस तुम्हारी असलियत जानती है? और यहीं आकर फैज़ी उलझ गया। अगर तनवीर भाई और पारस मिले हुए हैं तो वो जानती होगी और वो मिले हुए हैं, मगर वो नहीं जानती। उसके अंदाज से नहीं लगता। वो कंफ्यूज्ड था। तनवीर साहब ने पारस को फिर क्यों नहीं बताया? यहाँ आकर आपा मैं उलझ जाता हूँ क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि तनवीर भाई की वफादारी किसके साथ है, मेरे या पारस, या वो हम दोनों से ही मुखलिस नहीं। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर सवेरा आपा ने जैसे सर पर हाथ मारा। याद करो फैजी, तनवीर साहब ने तुम्हें भाई जी के मरने के फौरन बाद बताया था कि उनके सर की पुष्ट पे एक नोकीली चीज से किए गए जख्म का निशान था। जी। और जब मैं उधर आया तो उन्होंने उस बात को टालना चाहा, मगर मेरे इसरार पे उन्होंने एतराफ़ किया कि वो अब भी इसी बात पर कायम हैं। वो जैसे कुछ समझ रहा था। वो ज़ख़्म तनवीर साहब के अलावा अफ़ज़ल बाबा ने भी देखा था फैज़ी। अगर पारस ने तनवीर साहब को टिप किया है तो अफ़ज़ल बाबा को भी किया होगा। एक तो यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि पारस की पार्टी कौन है और हमारी पार्टी कौन है? वो झंझलाया। खैर, जब तक मैं अफ़ज़ल बाबा से दोबारा बात करता हूँ, आप वो करें जो मैंने करने को कहा था। यानी तुम्हारे मंसूबे का दूसरा स्टेप? जी। अब वो वक़्त आ गया है कि रिज़वान हयात की बहन मरी आए और अपने भाई जी के कत्ल की एफ़आईआर दर्ज करवाए। वो हल्का-सा मुस्कुराया। वो अभी तक कामयाब जा रहा था। बेफ़िक्र रहो, मैं वीकेंड तक पहुँच जाऊँगी। फैज़ी ने फ़ोन रखा और मुस्कुराकर उन प्रिंट आउट्स को देखा। उसे लगा उसके दुश्मन अपनी कब्र खुद खोद खोद रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे हमारे के आज के एपिसोड को करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नॉवल रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलेंगे। तब तक के लिए हँसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।